ओके सर। ठीक है, पूरा रिकॉर्डिंग चले, आगे करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कंसंट्रेशन वाले टर्म में तो किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है सॉल्यूशन का, देखिए नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो है हमारा सम रिलेशनशिप। फॉर्मूला के फॉर्म में यदि आप याद करना चाहते हैं तो फॉर्मूला के फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। तो मैं कुछ रिलेशनशिप देता हूं, लेकिन मैं कहूंगा इसको याद ना किया जाए, इससे क्वेश्चन ना बनाया जाए, लेकिन यदि आप याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या क्या रिलेशनशिप है? पहला है मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी एंड मोलालिटी के टर्म में क्या रिलेशनशिप है? मोलारिटी को कैपिटल एम लिखते हैं, मोलालिटी को स्मॉल एम लिखते हैं। कैपिटल एम इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है स्मॉल एम डी अपॉन 1 प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम डैश अपॉन 1000। ये आंसर है। m इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, d इक्वल टू डेंसिटी, स्मॉल m इक्वल टू मोलैलिटी और m डैश इक्वल टू मोलर मास। समझे? ये फॉर्मूला है। यदि आप याद कर सकते हैं ऑफ सॉल्यूट तो ये बहुत अच्छी बात है। ज्यादा करना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पे पुट करो, फटाफट आंसर। समझ आया? दूसरा रिलेशनशिप है मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इसका रिलेशनशिप है काई बी इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस 1000 अपॉन कैपिटल एम ए। एम इक्वल टू मोलालिटी काई बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और एम ए इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। एम ए इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ आया? ये दूसरा रिलेशनशिप। पहला रिलेशनशिप मोलालिटी एंड मोलारिटी के लिए, दूसरा रिलेशनशिप मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के लिए, तीसरा रिलेशनशिप when solution is diluted, when solution is diluted, यदि हम डाइल्यूट करते हैं तो m1 इंटू v1 इक्वल टू m2 इंटू v2। m1 इक्वल टू इनिशियल मोलारिटी, m2 इक्वल टू फाइनल मोलारिटी, v1 इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम और v2 इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। समझ आया? तीसरा रिलेशनशिप। चौथा रिलेशनशिप n1 इंटू v1 इक्वल टू n2 इंटू v2।
N1 initial normality, N2 final normality, V1 initial वॉल्यूम और V2 फाइनल वॉल्यूम। 4 रिलेशनशिप हो गए। अगला कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब हम कर रहे हैं, मैं इसी में रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी, ये मोलालिटी था, अब हम इसको कर रहे हैं मोलारिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो कैपिटल एम मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, कैपिटल एम इक्वल टू 1000 इंटू डी इंटू के बी अपॉन M1 के MA के ए प्लस MB के बी। समझे? M1 है, M कैपिटल M है मोलारिटी, काई ए, काई बी, ये काई बी होगा, ये का के नहीं है, काई है, गलत लिखा है उसमें, काई, काई ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, काई बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये काई ए है, ये काई बी है, ये काई बी है। समझे? MA इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक मिनट, ये क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। MB इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है, एंड D इक्वल टू डेंसिटी। हाँ सर जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है N1 नॉर्मेलिटी के लिए, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम के लिए। सर ये तभी होगा ना सर जब सोल्यूशन डाइल्यूट हो। हाँ ओके। तो 1 2 3 4 4 फॉर्मूले हो गए और ये 5वां हो गया। 5 फॉर्मूले हुए, लेकिन ये सब सारे को याद ना भी करे, अब इतना याद कौन करेगा? तो हमने जैसा बताया है वैसा आप कर सकते हैं। छठा कर रहे हूं, सिक्स्थ फॉर्मूला है when two different solution या if two different solution of same solute are mixed, M1 and M2 are molarity, V1 and V2 are the volumes। पहले सॉल्यूशन के लिए M1 V1, दूसरे के M2 V2। तो फॉर्मूला आगा फाइनल, जब मिक्सअप कर देंगे तो फाइनल मोलारिटी M1 प्लस M2 V2। फाइनल मोलारिटी M इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। Similarly, for normality,
नॉर्मैलिटी n इक्वल टू n1v1 प्लस n2v2 अपॉन v1 प्लस v2, खत्म। समझ आया? मैं मिटा रहा हूं सर अब नहीं तीसरा नोट किया। कौन सा नहीं नोट किया? कोई सा भी नहीं किया क्या अभी? सर 5 6 बचा। ठीक है 5 6 छोड़ देता हूं, मैं इधर का मिटा रहा हूं। चलो नोट डाउन करो। लेकिन ये फॉर्मूला से कोशिश मत करना सवाल बनाने के लिए, कि भी गड़बड़ हुआ ना तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो परफेक्शन आना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। ठीक है सर। समझ आया? ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इस पे कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं, जिनके पास बुकलेट है बुकलेट में गो थ्रू करिए। अब आगे करते हैं हमारा जो अगला फैक्टर है, जल्दी उतारो। हो गया। हो गया? एक मिनट, इंदर आ गया है? यस सर। अच्छा अच्छा, अरे भाई तुम्हारे स्कूल में रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बोला है तुमको? हाँ सर, आज ही आया है मैसेज। आज भी आया है ना? कब तक का डेट कह रहा है वो? कह रहा है 3 दिन, आज से 3 दिन यानी 10 तारीख तक फाइनल जमा करवाना है, एग्जाम फीस और फोटो वोटो मतलब सारी। जी हाँ, वो सारे जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि 15 तारीख उसका लास्ट डेट है। ओके सर। तो उसमें सारा आराम से सब्जेक्ट वब्जेक्ट से भरना, क्योंकि इसके बाद इसमें चेंजिंग होगा नहीं। ओके सर। इस बार सीबीएसई के रूल ही सारे उल्टे सीधे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। 10 दिन का टाइम भी नहीं दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों को। पेपर भी ऑन टाइम ही होंगे, पेपर में कुछ नहीं आगे पीछे होगा। और इस बारी जेई का एक ही पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होंगे। सर ये बात अभी ऑफिशियली अनाउंस कहाँ हुई है सर? वो हो जाएगी ना, हो जाएगी। जो वहां चल रहा है बात, मैं वो कह रहा हूँ, अभी इस पे चल रहा है बात, एक ही पेपर लेंगे। और नीट का तो न्यूज़ थी कि 2021 से 2 टाइम्स होगा। नहीं होगा ये भी। चले आगे करें। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अगला हम करते हैं सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है अब सॉल्युबिलिटी। हम लिखा नहीं? इसके लास्ट 2 लाइंस लिखे हुए हैं। सर लास्ट में आपने क्या लिखा है? कौन सा? ये यस सर, सॉल्युबिलिटी फॉर नॉर्मेलिटी है सर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अच्छा, सिमिलरली फॉर नॉर्मेलिटी। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब है द डिसोल्यूशन of any substance in solvent. ये है, it may be either solid, liquid
और गैसेस, कुछ भी हो सकता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन सॉल्वेंट। तो ये क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूट जो है और सॉल्वेंट जो है, तीनों चीज हो सकते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन बनते हैं कब, जब वो घुलेंगे। तो सॉल्यूट में भी सॉलिड हो सकता है, और ये जनरल स्टडी है हमारी, उसमें ये लिक्विड होता है, ये गैस हो सकता है, और ये लिक्विड हो सकता है। ये दोनों हम स्टडी में पढ़ते हैं। जनरली जो हमारी स्टडी है वो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, और लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ये तीन है मेरी स्टडी में। समझे, तुम लोगों की स्टडी में ये तीन टाइप्स है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, एंड गैस इन लिक्विड। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो जनरली सॉल्वेंट लिक्विड लिया है, जनरली सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड लिया है, और सॉल्यूट जो है वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। समझ आया? अब ये क्वेश्चन बार बार, ये देखो जो गैस लॉज हैं ये एक स्पेसिफिक लॉ है, हेनरी लॉ। जो गैस का लॉ है वो एक स्पेसिफिक लॉ है, हेनरी लॉ, ठीक है, इस पे ये डिपेंड करता है। और सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन, ये सॉलिड इन लिक्विड जो है ये है हमारा, और लिक्विड इन लिक्विड भी जो है ये है हमारा, क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ पे हम इस पे बात करेंगे। समझ आया? जो गैस वाला है उसके लिए स्पेसिफिक लॉ है हेनरी का, और जो लिक्विड और सॉलिड वाला है उसके लिए हमारे पास जो लॉ है वो है रॉल्स का। समझ आया? तो सॉल्युबिलिटी पर बात करते हैं आगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूट इन solvent at particular temperature। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस का किसी सॉल्वेंट में, कौन से सॉल्वेंट, जनरली लिक्विड में डिसॉल्व होना। देखो एक गिलास पानी हमने लिया और एक गिलास पानी में हमने चीनी डालना शुरू किया, 1 चम्मच डाला और उसको डिसॉल्व कराया, घुल गया वो। 2 चम्मच डाला, उसको हिलाया, फिर घुल गया। 3 चम्मच डाला, 4, 5, 6 चम्मच के बाद अब चीनी घुल ही नहीं रहा उसमें। 5-6 चम्मच घुलने के बाद एक गिलास में और चीनी घुल ही नहीं रहा। क्यों नहीं घुल रहा है इंदर? कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा, शरबत बनाते हैं, चीनी घोलते हैं तो अब चीनी घुल ही नहीं रहा है? क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि अब चीनी घुल नहीं रहा है? बार बार हम चम्मच से हिला रहे हैं लेकिन चीनी घुल ही नहीं रहा, ऐसा क्यों? दूसरा बच्चा कोई बताए। सर घुलने के लिए जो स्पेस चाहिए वो खत्म हो गई हो। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग खत्म हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, अब उस पानी को थोड़ा गर्म कर देते हैं, क्या होगा? हाँ सर, फिर घुल जाएगा। तो स्पेस कहाँ से आ गया? तो मॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ जाएगा। स्पेस जो था अब नहीं है क्या? गर्म करने पर स्पेस, कोई पानी कोई ऊंचा उठ थोड़े गया, पानी तो उतना ही रहेगा गर्म करने पर, फिर भी चीनी घुल रहा है। और गर्म करते जाओ और चीनी घुलेगा, और गर्म, पानी तो उतना ही रहेगा। क्या पानी भाप बन के ऊपर उठ जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्या, कि बीच में जगह बन जाएंगे? नहीं सर। तो फिर इसका मतलब स्पेस वाला बात गलत है।
स्पेस वाला बात गलत है। देखो पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने लिखा है, पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब होता है डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई भी लिक्विड में यदि हम सॉलिड डालते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है वो। चीनी की चाशनी कैसे बनाते हैं? चीनी डाल देते हैं और गर्म करते हैं, वो सारा चीनी घुल जाता है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर सारा चीनी बाहर निकाल जाएगा। तो एवरी सब्सटेंस हैज टेंडेंसी टू डिसॉल्व एनी सॉलिड, एवरी लिक्विड हैज टेंडेंसी टू डिसॉल्व एनी सॉलिड सब्सटेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर आर डिफरेंट। कम टेम्परेचर पर अब हम लेते हैं एक फ्रिज से पानी निकालो और उस ठंडे पानी में चीनी डालो, घुलेगा ही नहीं जल्दी। थोड़ा नॉर्मल पानी में ज्यादा घुलेगा, गर्म पानी में और ज्यादा घुलेगा। समझ आया? तो सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का घुलना। सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्वेंट में जो कि लिक्विड है सॉल्यूट का घुलना। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। जैसे देखिए सॉलिड, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सॉलिड इन लिक्विड है। दूसरा C2H5OH इन वाटर, ये लिक्विड इन लिक्विड है। और तीसरा O2 इन वाटर, ऑक्सीजन वाटर के अंदर। आप लोगों ने वो देखा होगा एक्वेरियम होता है ना, एक नॉर्मल कंटेनर में, एक नॉर्मल कंटेनर में आप रख दीजिए पानी डाल के, मछली को मर जाएगा 2-3-4 दिन के बाद। लेकिन एक्वेरियम में नहीं मरते हैं, क्यों? एक्वेरियम में मरता है, वो महीनों सालों रहते हैं। क्यों नहीं मरते? और आपने देखा होगा एक्वेरियम के अंदर एक मशीन लगी होती है और वो मशीन बुलबुले देती रहती है। क्या है वो? सर ऑक्सीजन देता है वो। कभी देखा? एक्वेरियम में क्या होता है, एक्वेरियम के अंदर जो मछलियां हैं तो उसमें पानी का अमाउंट कम है, तो उसमें पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है। होता क्या है, जो समुंदर है या नदी है या झील है या तालाब है, उसके अंदर पेड़ पौधे होते हैं पानी वाले, और जमीन नीचे होती है, तो उससे रिएक्शन प्रोसेस से ऑक्सीजन धीरे धीरे रिलीज होता है, तो इससे उसमें डिजॉल्व होता होगा। लेकिन एक्वेरियम में तो होता नहीं है ऑक्सीजन रिलीज का कोई प्रोसेस। तो उस पानी के अंदर जितना ऑक्सीजन है उसको मछलियां यदि एब्जॉर्ब कर लेगी, सांस ले लेगी, उसके बाद ऑक्सीजन बचाएगा ही नहीं, तो मर जाएंगी। इसीलिए उस मशीन से कंटिन्यूअस ऑक्सीजन वहां पर दिया जाता है। समझ आया? यस सर। या वाटर बबल से पानी से ही ब्रेक डाउन करके उसको बनाया था, तो धीरे धीरे पानी कम हो जाता है, उसमें केमिकल रिएक्शन करके धीरे धीरे वाटर को ही इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन किया जाता है। आपने देखा होगा कि हम पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि सिलेंडर ऑक्सीजन देने के लिए तो बहुत सारे, ऑक्सीजन देने के लिए तो बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा यार। तो सबसे बेहतर है उसका इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। तो एट कैथोड कैटाइन H+ से H डॉट और इससे H2 बन गया। 8 एनाइन OH डॉट 2H2O + O2, ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो इसीलिए बबल इसी का होता है। समझ आया?
यस सर। क्या देखा आपने? वो बबल क्या था? वो कोई बाहर से नहीं दिया जा रहा था। बबल जो था वो बाहर से नहीं दिया जा रहा था, ऑक्सीजन बाहर से नहीं दिया जा रहा था, उसी पानी को ही ब्रेक करके बना दे रहे थे। सिर्फ बिजली देना है वहां। समझ आया? यस सर। चलो आगे करते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी का 3 कंडीशन है, 3 चीज है सॉल्युबिलिटी में। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कौन सा चीज कहां कितना घुलेगा? सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक। सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब है दोस्ती बराबर वाले में पोलर डिसॉल्व पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। समझ आया? देखिए, नमक पानी में घुलेगा, नमक पानी में घुलेगा, शुगर पानी में घुलेगा, सम मोर सॉल्ट्स, कुछ और भी सॉल्ट्स पानी में घुलेंगे। तो ये क्या है? आइदर आयनिक और पोलर। HCl पानी में घुलेगा, HNO3 पानी में घुलेगा, अमोनिया गैस पानी में घुलेगा। क्या देखा आपने? ये सब क्या है? आइदर आयनिक और पोलर। आयनिक क्या होता है? एक्सट्रीम पोलर। आयनिक एक्सट्रीम पोलर है, 100% पोलर। पोलैरिटी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेना। जब थोड़े लेस अमाउंट में खींचते हैं तो चार्ज डेवलप हो जाता है डेल्टा, दैट इज पोलर या पोलैरिटी। जब पूरा ही इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो दैट इज आयनिक। यस तो सर। इलेक्ट्रॉन को खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, अपनी तरफ खींचते जा रहे हैं, एक ऐसा टाइम लगा कि पूरा का पूरा खींच लिया। समझ आया? तो आयनिक इज एक्सट्रीम पोलैरिटी। कोई डाउट? नो सर। आयनिक इज एक्सट्रीम पोलैरिटी। तो ये नमक है या चीनी है या HCl है, HNO3 है, NH3 है या बहुत सारे और भी चीज, ये पानी में घुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी पोलर है, वाटर पोलर है, और ये नमक या और सारा चीजें ये आइदर आयनिक है और पोलर है, तो ये घुल गया। नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर, हाथ में ग्रीस लग जाता है आपको। ये किस में घुलेगा? केरोसिन या पेट्रोल या डीजल या एसीटोन, इसमें घुलेगा, इसमें ये डिसॉल्व होगा। पानी से नहीं घुलेगा। हाथ में ग्रीस लग गया, वो पानी से छुड़ाइएगा छूटेगा ही नहीं। वैक्स, कोलतार, पेंट, नेल पॉलिश, ये सब सारे पानी से नहीं घुलते हैं। इसमें सारे ये सॉल्वेंट लेने पड़ेंगे आप, जो नॉन पोलर है। समझ आया? नेल पॉलिश कैसे घुलेगा? नेल से हम छुड़वाते हैं एसीटोन से, नेल पॉलिश एसीटोन से छूटेगा। समझे? कलर कोई लग गया है,